गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 3 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 3 पर। मैं हूं डॉक्टर आर के वर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी का क्या रोल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी का क्या महत्व है, तकनीकी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तकनीकी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के उत्पादन को बढ़ावा देने में उपयोगी है और किस प्रकार से ये तकनीकी हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन को न केवल बढ़ाने में सहयोगी होती है, अपितु इसके क्वालिटी में भी, इसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में टेक्नोलॉजी को शुरू करने से पहले हम ये जाने कि आखिर तकनीकी क्या है। तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी नथिंग, कुछ नहीं, बट वे ऑफ डूइंग वर्क। वे ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज टेक्नोलॉजी। यानी तकनीकी बेसिकली काम करने का ढंग है। लगातार अगर काम करने का ढंग इम्प्रूव होता रहता है तो हम कहते हैं हमारी तकनीकी उन्नति कर रही है, हमारी तकनीकी में प्रोग्रेस हो रही है। तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी यानी एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का वे है, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके तहत हम कोई कार्य करते हैं। कोई तरीका है जिसके तहत हम काम करते हैं। जैसे जैसे तरीका हमारा एडवांस होता जाता है वैसे वैसे हम कहते हैं हमारी तकनीकी उन्नत होती जा रही है। और यह आवश्यक है। अगर हमारी तकनीकी जैसी पहले थी वैसे आज है तो हमारे प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होने वाली है, प्रोडक्शन की गुणवत्ता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हमारी तकनीकी लगातार प्रोग्रेस होती जा रही है, अर्थात हमारा काम करने का ढंग वैज्ञानिक होता जा रहा है, अधिक उन्नत होता जा रहा है, तो हम ये कहते हैं तकनीकी प्रगति हो रही है। बेसिकली अगर हम तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशन, एडवांसमेंट इन वे ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अर्थात तकनीकी प्रगति वह है जो काम करने के ढंग में सुधार लाती है। काम करने का ढंग अगर लगातार इम्प्रूव हो रहा है, इनोवेटिव हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो हम ये कहते हैं तकनीक में प्रगति होती है, हो रही है, तकनीकी उन्नति की ओर जा रही है। तो तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि हम लगातार ऐसे वैज्ञानिक विधि खोजते हैं, ऐसी वैज्ञानिक विधियों की डिस्कवरी करते हैं, उनको इन्वेंट करते हैं जिससे कि हमारी तकनीकी और एडवांस हो जाए, अर्थात काम करने का ढंग हमारा और एडवांस हो जाए और वैज्ञानिक हो जाए। बच्चों, तकनीकी प्रगति के बाद पहला प्रश्न ये आता है, आखिर तकनीकी प्रगति के भी क्या कोई डिवीजन है? क्या तकनीकी प्रगति को भी क्लासिफाई किया जा सकता है? तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, अवश्य किया जा सकता है। तकनीकी प्रगति को हम 3 भागों में क्लासिफाई कर पाते हैं, करते हैं। एक तकनीकी प्रगति ये होती है जो हमारे पूंजी में बचत लाती है कि कम पूंजी लगा करके हम अधिक उत्पादन करें, कम पूंजी लगा करके हम अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें। यह पूंजी बचत करने वाली तकनीकी प्रगति होती है।
यानी कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है। दूसरी ऐसी तकनीकी जो हमारे लेबर को सेव करती है, उसे हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहते हैं, यानी श्रम बचत करने वाली तकनीकी। जैसे अगर आप जेसीबी मशीन का उदाहरण ले लें, तो आप देखिए जेसीबी मशीन एक साथ बहुत सारे लेबर का काम कर लेती है, यानी हमारी श्रम की बचत हुई, मानव श्रम का बचत हुआ। और बहुत से ऐसे कार्य थे जो मानव श्रम के द्वारा संभव नहीं थे, वह भी ये मशीनें करने में सक्षम होती हैं। तो एक तरह से न केवल वह कार्य करने की क्षमता में वृद्धि लाती हैं, अपितु वह मानव के श्रम में भी बचत करती हैं। तो ऐसी तकनीकी प्रगति को हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहते हैं। तीसरे तरह की तकनीकी होती है न्यूट्रल, यानी उदासीन। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि तकनीकी प्रगति है नहीं, यह एक ऐसी तकनीकी प्रगति है जो कैपिटल और लेबर के समान अनुपात में कमी लाती है। यानी जिस अनुपात में कैपिटल कम लगता है, उसी अनुपात में लेबर भी कम लगता है। तो लेबर और कैपिटल दोनों के संदर्भ में वो न्यूट्रल होती है, अर्थात एक साथ वह समान मात्रा में कैपिटल और लेबर दोनों की बचत करती है, अर्थात न्यूट्रल यानी उदासीन तकनीकी प्रगति है। तो तकनीकी प्रगति एक तरह से देखें तो दो ही है, एक तो पूंजी बचत करने वाली और दूसरी श्रम बचत करने वाली। और ज्यादातर तकनीकी प्रगति कैपिटल और लेबर दोनों एक साथ सेव करती हैं। जैसे अभी हमने जेसीबी मशीन का उदाहरण लिया, जेसीबी मशीन का उदाहरण लिया, तो जहां जेसीबी मशीन मानव श्रम की बचत करती है, वहीं पूंजी की भी बचत करती है। एक बार पूंजी तो ज्यादा लगती है, लेकिन ओवरऑल मानव श्रम पर जितना पैसा खर्च होता, उसकी अपेक्षा वह कम पूंजी ही लग करके अधिक काम करती है, यानी मानव क्षमता से ज्यादा वो काम कर लेती है। तो इस अनुपात में देखें तो वह एक तरह से पूंजी और लेबर दोनों की बचत करने वाली तकनीकी होती है, और यही तकनीकी व्यवहारिक रूप में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से तकनीकी बेसिकली दो प्रकार की, लेकिन थ्योरेटिकली तीन प्रकार की पाई जाती है। बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, यानी तकनीकी प्रगति कैसे हो सकती है, वे ऑफ एडवांसिंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो तकनीकी उन्नत करने के लिए पहले नंबर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट बात है। यही कारण है कि आप देखिए आईआईटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे रिसर्च वर्क कराते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल कार्य करते हैं, और वह खोजने की कोशिश करते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदल करके कौन सी नई व्यवस्था ले आई जाए, जिससे कि हमारा काम करने का ढंग सरल हो जाए, लेकिन न काम करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। काम करने की क्षमता में ही वृद्धि ना हो, अपितु वह हमारे पूंजी में भी बचत करे, अर्थात कम पूंजी लगा करके, कम श्रम लगा करके हम अधिकतम उत्पादन करें, और उस उत्पादन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे डीआरडीओ देखिए, डीआरडीओ रेगुलर रिसर्च करता रहता है, डेवलपमेंट करता रहता है। आप देखिए नई नई मिसाइल, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। और मेडिसिन के क्षेत्र में भी अभी देखिए डीआरडीओ ने कहा था
कि वह कोई ऐसी दवा भी बना रहा है जो कोरोना को ठीक कर सकती है। इसका मतलब तमाम क्षेत्र में ऐसे वैज्ञानिक संस्थाएं काम करती हैं, रिसर्च करती हैं, जिससे कि पुरानी तकनीकी हमारी उन्नत होती जाती है। लेकिन तकनीकी को उन्नत करने का यह बड़ा धीमा मार्ग है, लंबा समय लगता है। दूसरा जो सरल और तेजी से काम करने वाला मार्ग है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे किसी देश एडवांस, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके पास पूंजी बहुत है, उनके पास संसाधन बहुत हैं, उनके पास मशीनें अच्छी अच्छी हैं, तो बड़ी तेजी से वह अपने वे ऑफ डूइंग वर्क को इम्प्रूव कर लेते हैं। वो कोई नया मार्ग तलाश लेते हैं, कोई नया तरीका तलाश लेते हैं, जिससे कि उनके यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस तकनीक को प्राप्त करें, तो बड़ा लंबा समय आता है। लेकिन अगर हम वहां से डायरेक्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लें, वहां से ट्रांसफर करवा लें अपने यहाँ टेक्नोलॉजी, तो वो तुरंत टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है। जैसे अगर हम राफेल बनाते, जो राफेल विमान आपके देश में आया है, अगर हम बनाते तो उसके डेवलपमेंट में वर्षों लगता, लेकिन अभी हमें जरूरत थी तो उस टेक्नोलॉजी को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी देखिए, आपके देश ने ब्रह्मोस विकसित किया, ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी और उन्नत हो जाए, हमने रूस से पैक्ट किया और रूस से पैक्ट करके ब्रह्मोस को बनाने की टेक्नोलॉजी यहीं पर ले ली। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करा लेते हैं, और ऐसे में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एक बड़ा ही क्विक मार्ग है, बड़ा ही क्विक तरीके से आ जाता है आपके देश में। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने देश की तकनीकी में उन्नति ला सकते हैं। और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक धीमा प्रोसेस है, इसलिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, इसे रेगुलरली चलाते रहना चाहिए। लेकिन दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए यह जरूरी है कि हम तकनीकी का ट्रांसफर कराते रहें, दूसरे देशों से तकनीकी अपने देश में लाते रहें। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपके देश में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस करेंगे, आईआईटीज करेंगे, आईआईएम्स करेंगे, डीआरडीओ करेगा, इसरो करेगा, यूनिवर्सिटीज करेंगी, सो ऑन। लेकिन जो तकनीकी ट्रांसफर है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, वो कैसे हो सकता है? किसी देश से आपके देश में तकनीकी कैसे आ सकती है? बच्चों, इसके लिए कई मार्ग हैं। पहला मार्ग है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर अमेरिका की कोई जहाज बनाने वाली कंपनी आपके देश में आकर के अपनी फैक्ट्री लगा ले, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फॉरेन का व्यक्ति डायरेक्ट आपके देश में आकर के पैसा लगाता है, यानी इन्वेस्ट करता है, और अपनी टेक्नोलॉजी आपके देश में पहुंचा देता है। तो इस तरह से यह डायरेक्ट आने वाली टेक्नोलॉजी है। और हमारी सरकारें ये कोशिश करती हैं कि दुनिया से एफडीआई हमारे देशों में आए, जिससे न केवल हमारे देश की पूंजी में विस्तार होगा, अपितु हमारे देश की टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी, हम आधुनिक तकनीकी से लैस हो पाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है लाइसेंसिंग का। हम दूसरे देशों से लाइसेंस लेकर के वो काम करते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में कई लोगों ने आवाज उठाई कि जो विश्व में वैक्सीन बन चुके हैं, हमें, हमारी सरकार को चाहिए कि वो भारतीय कंपनियों को परमिशन दे दें
कि वह उन कंपनियों से लाइसेंस लेकर के अपने देश में ही उन चीजों का उत्पादन करना शुरू कर दें। तो ऐसे में फायदा ये होता कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी नहीं होने पाती। ऐसी बातें उठी हैं, यानी लाइसेंस के थ्रू हम अपने देश में वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तीसरा, फ्रेंचाइजी। हम उन देशों की फ्रेंचाइजी ले लें, उन कंपनियों की फ्रेंचाइजी ले लें और फ्रेंचाइजी लेकर के उनके प्रबंधन, उनकी तकनीकी का प्रयोग करें, उन्हीं के नाम से करें। इस तरह से हम तीसरे तरीके से फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से एडवांस टेक्नोलॉजी को दूसरे जगहों से, दूसरे स्थानों से, दूसरे देशों से अपने देश में ला सकते हैं। तीसरा है थ्रू ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम बना करके। जैसे आप देखिए, आपके देश में मारुति सुजुकी, हीरो होंडा जैसे कई कंपनियां थी। इसमें एक तो आपके देश की कंपनी थी, एक विदेशी कंपनी थी। विदेशी कंपनी के साथ वो ज्वाइंट वेंचर बनाए, जिससे विदेशी तकनीकी भी अपने देश में आ गई और फिर आसानी से आप उस तकनीकी को अपने देश में प्राप्त करने लगते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर भी एक माध्यम है तकनीकी को अपने देश में लाने का। अगला है थ्रू टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक विशेष प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से उन्नत तकनीकी आपके देश में आ सकती है। जैसे पहला है बीओटी, यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यानी हम किसी दूसरे देश को, दूसरी कंपनी को ठेका दे देते हैं कि वह बनाए, चलाए और फिर हमसे पैसा ले और हमें ट्रांसफर करके चला जाए। एक तरीका बीओटी का है। दूसरा टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार है बीएलटी, बिल्ट, लीज एंड ट्रांसफर। बनाओ, हमें लीज पे दे दो, यानी पट्टे पे दे दो, हम किराया देते रहेंगे, हमको ट्रांसफर करके चले जाओ। फिर बोल्ट। बोल्ट का मतलब बिल्ट ऑन लीज एंड ट्रांसफर, यानी लीज पर ही बनाओ और बना करके हमको ट्रांसफर कर दो, हम किराया देते रहेंगे, निर्धारित समय के लिए हमसे पैसा ले लो और उसके बाद हम आपको वह चीजें आपको ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा है बीटीयू, बिल्ड, ट्रांसफर एंड यूज, यानी बना दो, हमें दे दो और हमें प्रयोग करने दो। और अगला है DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले नंबर उसे डिजाइन करो, बनाओ, पैसा भी आप लगा दो, चला दो, हमें ट्रांसफर कर दो और फिर हम धीरे धीरे आपको वो पैसा देते रहेंगे, किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में वो देते रहेंगे। इस तरह से विदेशी कंपनियों से हम विदेशी तकनीकी प्राप्त कर लेते हैं और हमारे देश में वह नई तकनीकी आ जाती है और हमारे काम में वह आती रहती है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, हमने जो सबसे क्विक तरीका था वो था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत सारे तरीके हैं जिसको हमने आपको बताया। फिर इसी में एक टर्म बहुत यूज होता है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी EF सुमाचर का है। EF सुमाचर ने एक पुस्तक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसमें इस तकनीकी को उन्होंने दिया था। हिंदी में ई सुमाखर कहते हैं, स्पेलिंग सुमाचर है, लेकिन हिंदी में उसे प्रोनाउंस करते हैं सुमाखर। तो यह तकनीकी यानी इंटरमीडिएट तकनीकी का कॉन्सेप्ट ई सुमाखर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में दिया था। बेसिकली इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी ऐसी तकनीकी होती है जो ऑपरेट करने में इजी होती है, जो सस्ती होती है, जो अच्छी होती है,
जो ड्यूरेबल होती है और कोई भी उसे चला सकता है, ऑपरेट करना आसान होता है, ऐसी तकनीकी को इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ईएफ सुमाचर या ईएफ सुमाखर का कहना यह था कि वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, तकनीकी कर्ताओं को यह चाहिए कि वह ऐसी तकनीकी का विकास करें और उस तकनीकी से ऐसी चीजों का विकास करें जो लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचे। बेसिकली इनका मकसद था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब टू सर्विस, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, मशीन to the last person of the society, to the each and every person of the society। उनका मकसद था कि ऐसी चीजें बने जो हर कोई यूज कर सके। सपोज कर लिया कि बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वह फोन के की को डायल नहीं कर सकता और किसी कारणवश अगर उसे दाई के सहारे छोड़ना मजबूरी हो जाए तो हम एक ऐसा 50 रुपए का फोन बना दें जिसमें 2 ही की लगे हों, एक रेड की लगा हो, एक ग्रीन की लगा हो। ग्रीन की बच्चा दबाता है तो मम्मी से के पास डायल होने लगता है और रेड को दबाता है तो फादर के पास। अगर बच्चा ऊबता है, परेशान होता है कुछ समय बाद, तो वह अपने मम्मी की आवाज सुन करके थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा और वह 2 ही की होगा तो आसानी से उसे ऑपरेट करना संभव होगा। बच्चा उसे पटके तो वो उखड़ पुखड़ के बराबर जरूर हो जाए, लेकिन फिर जोड़ दो तो फिर चलने लगे, यानी वो टूटने वाला ना हो, वो सस्ता हो। यानी यह टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कहलाती है। ऐसा टार्च बने जो 10-15 रुपए में मिले, जल्दी खराब ना हो, कम सेल यूज करे और गरीबों तक वह पहुंच में रहे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी यूज में ला पाएगा, क्योंकि अगर एवरेडी की बात करें तो एवरेडी टार्च 2 सेल का 300 का सपोज कर लिया मिलता है, तो जो व्यक्ति 300 की औकात नहीं रखता वो कैसे यूज कर पाए। लेकिन अगर 10-20 रुपए का टार्च मिले तो निश्चित तौर पर 10-20 रुपया वो इन्वेस्ट कर सकता है। उस टार्च का सेल 6 महीने चले तो अच्छी बात होगी, 10 रुपया लगा करके वो 6 महीने टार्च जलाएगा। ऐसी तकनीकी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सुमाचर का आइडिया बहुत अच्छा था इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में बस इतना ही। हम चैप्टर नंबर 4 में अगले वीडियो में बात करेंगे कैपिटल की, पूंजी की, और अब हम अपनी बात यहीं पर रोकते हैं। ऑल द बेस्ट। लॉकडाउन को एंजॉय करते रहिए। हम भी एंजॉय करते हुए ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वीडियो बनाना हमारे लिए संभव नहीं होता, समय नहीं रहता। लेकिन खाली हम भी बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ लाभान्वित हों, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।